अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के हम लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। आयोश मैनेजिंग सेफली के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे आयोश मैनेजिंग सेफली का एलिमेंट नंबर 1। एलिमेंट नंबर 1 किस चीज़ से हमारा रिलेटेड है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। और उससे पहले अगर हम इसको देख लें इस तरह से कि अगर हम इसका पहले मॉड्यूल इंडेक्स पूरे का पूरा देख लें तो उसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल 1 में इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, देन वी हैव मॉड्यूल 2 असेसिंग रिस्क, मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क, मॉड्यूल 4 अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉड्यूल 5 अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स, मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स एंड मॉड्यूल 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इस एलिमेंट का जो फोकस है वो मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा है कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करनी पड़ती है या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वर्ड मैनेजिंग सेफली यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ वर्ड सेफ्टी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आयोश बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका कोर्स है वो मैनेजिंग सेफली है, जिसको हम आम जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एब्रिविएशन वो आयोश MS यूज करते हैं। इस एलिमेंट को टेक्निकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो इसका जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं जितने भी लेक्चर्स हैं वो आसान अल्फाज में रिकॉर्ड करवाने की पूरी कोशिश करवाता हूँ, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स को नहीं बल्कि इस फील्ड में आने वाले नए लोगों को सीखने में आसानी मुहैया करना चाहता हूँ। इसलिए ये सारा लेक्चर बड़ी आसान किस्म के अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और ज़्यादातर इसका हिस्सा उर्दू पे ही होगा मुश्तमिल, ताकि हर बंदे के लिए इसके अंदर आसानी हो। दूसरा हिस्सा है जी इसका, व्हाट इज़ योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। देन वो कह रहा है भाई बतला दिया इंपॉर्टेंस क्या है, अब बताओ भाई तुम्हारा रोल क्या होगा या तुम्हारा रोल इसके अंदर क्या है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे गए, उसी तरफ इशारा कर रहा है पहले सेक्शन की तरफ। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, कि हमें इसकी क्या अहमियत है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। हेयर वी हैव, आप देख रहे होंगे कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बजाय कि मैं अपनी मेरी तस्वीर आ रही थी, इसकी बजाय मैंने ऑफिशियल जो आयोश मैनेजिंग सेफली की स्लाइड्स हैं उनको रिकॉर्डिंग में रखा है, ताकि आप बेहतर तरीके से, हर बंदा बेहतर तरीके से इसको सीख पाए। क्योंकि जो पर्पज़ है इस कोर्स का वो फुलफिल इसी सूरत में होगा कि हम इस तमाम तर कोर्स को, कॉन्टेक्ट्स को ज़हन में रखते हुए तमाम तर चीज़ों को समझें। ये देखिए सिर्फ एक अभी प्रेजेंटेशन चल रही है जो आपके सामने स्लाइड सॉरी मौजूद है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस आई है। हुआ क्या, एम्बुलेंस आने की वजह है, एम्बुलेंस आने की वजह वो यही है कि इस जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग उस जो विक्टिम है, जो वहाँ पे इंजर्ड पर्सन है, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, असल जो चीज़ बताने की है वो हमारी इससे कुछ आगे आएगी। देन एक आप देख रहे हैं कि रेगुलेटर प्रोसिक्यूटर आ गया, जो अब लीगली ऑर्गेनाइजेशन को लीगल नोटिस देने आया है कि भाई ये आपने जो है आपके वर्क प्लेस के ऊपर एक एक्सीडेंट वाक़ हुआ है। देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एवरी एक्सीडेंट हैव टू फेस मीडिया, और वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो रेपो लॉस होता है।
उसका फिर असर उसका असर फिर किस तरह से पड़ता है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम कर रहे होते हैं, वो जैसे जैसे उन तक इस बात की तशहीर होती है, तो वैसे वैसे वो ऑर्डर्स जो हैं कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अब क्या होगा, कुछ देर के लिए मेरी आवाज़ नहीं होगी इसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि 2 फिल्म इसके अंदर मौजूद हैं आयोश की तरफ से, जो सिर्फ और सिर्फ ये बतलाना चाहते हैं कि एक एक्सीडेंट की स्फेरिटी कैसी होगी। पहली फिल्म है, एक वर्कर है, वो डिसेबल हो जाएगा और के स्लिंगिंग ऑपरेशंस के दौरान वो डिसेबल हो जाएगा और उसकी फैमिली कैसे सफ़र करती है वो भी आप इसके अंदर देखेंगे। और सेकंड में एक HSC प्रोफेशनल है, वो अपने बाजू, यू कैन से HSC प्रोफेशनल के अलावा वो जनरल वर्कर भी हो सकता है, लेकिन एक लीडिंग रोल में ऑर्गेनाइजेशन में, जो इसके बाद की फिल्म भी है, वो लीडिंग रोल में वहाँ पे मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो डिसेबल हो जाता है, उसकी एक बाजू और एक टांग नहीं रहती। आप ये वीडियो देखें, उतनी देर तक मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा जब तक कि नेक्स्ट आपको समझाने की स्लाइड इसके अंदर नहीं आ जाती। ये देखें उसके दिल की पहली कोताही। बिफोर एक्सीडेंट आप देख रहे होंगे कि हैप्पी फैमिली, और उसकी वाइफ है, उसके चिल्ड्रन है, इसकी एक हल्की सी कोताही इसको पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल कर देगी। इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी आप इस वीडियो के कमेंट में इस फिल्म ए और फिल्म बी के अंदर आपको जो भी हैज़र्ड्स या आइडेंटिफाई करने में, खदशात की निशानदेही करने में मुश्किल दरपेश है या आप जानना चाहते हैं, तो आप इसके कमेंट्स में लाजमी लिखिए मुझे। सेफ्टी हार्नेस ना होने की वजह से और आउट ऑफ द रीच ओवर हैंग होने की वजह से ये हादसा पेश आया। Now she got the news of his accident। अब उसकी वाइफ को ये बता दिया गया है कि उसके हस्बैंड का जो है एक्सीडेंट हो गया। नाउ इस सारी वीडियो में अभी तक बताने का मकसद ये था कि किस तरह हैप्पी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और जब हैप्पी लाइफ डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ वो इंडिविजुअल सफ़र नहीं करता बल्कि उसके पीछे पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। फॉर एग्जांपल पहले इसका एक चाइल्ड था और एक्सीडेंट के टाइम पे हर वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, और नाउ ही हैज़ 2 चिल्ड्रन।
तब इन दोनों बच्चों, उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई, जिसकी वजह से अब इसको एक स्टोर के ऊपर काम करना पड़ रहा है। याद रखिएगा, फिल्म ए फिल्म बी दोनों इस कोर्स का बाकायदा तौर पर हिस्सा हैं। ये देखिए, पैरालाइज हो गया और अपने घर के एक कमरे में पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से इसकी तमाम तर फैमिली, इसकी वाइफ, इसके बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली वीडियोस या फिल्म्स को कोर्सेज के अंदर डालने का मकसद एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है कि किसी भी चीज़ का असर कितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ज़ाहरी तौर पर होने वाले हादसात को देखने के बाद सिर्फ इंडिविजुअल्स का सोचते हैं, जबकि इसके पीछे एक लंबी तफसील जो है, मज़ीद जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आते हैं, उसकी फैमिली की लाइफ में आते हैं, वो मौजूद होते हैं। नो वी हैव फिल्म बी। फिल्म बी के अंदर आपको मैं बताता चलूँगा, साथ साथ ये एक वर्कर है और कुछ अर्सा पहले काम के दौरान इसका बाजू और इसकी एक टांग जो वो एक हादसे में उससे इसको महरूम होना पड़ा। I'm Mike Russell. I'm a husband, a father of 3, and I'm an injured worker. On the day of my accident, I was a sub-foreman working for Aero Installations. We do lots of line maintenance, new construction, live line work, changing up poles while the line's still energized. So basically we were trying to get a bucket truck in to go up a pole to change fuse for the line. It was a tight spot, and I think it was snowing or raining that morning, and I'm pretty sure the bucket truck got stuck, and it was the end of the day, and I basically said to the guy I was with, I'll just climb it and get it while we're out here, and then we don't have to ever come back. The guy I was working with had his back to me when it happened, so he said he just heard a big, like an arc, or a big bang, I guess, and he turned around and he seen there was a big ball of fire around me. He said it felt like it lasted forever, and then he said it finally went out, and then I went unconscious. I received a phone call around 3 o'clock that Mike had been in an accident. It wasn't too serious. He would probably just need some skin grafting, and he was in the hospital in Fernie. And just to hang tough, they were going to transfer him to Cranbrook within the hour. And as I waited, the phone calls kept coming in, and every call got worse and worse. I got a phone call. I think it was at 12:30 that night, and he said they got some bad news. They had to take Mike's arm off,
And that was when it was like, okay, this is bad. And it still, it was almost surreal. I couldn't believe that happened. I remember thinking, well, he has children and he has to work, and how are we going to continue on with life if he doesn't have an arm? And you told me you were just going to skin graft his hand. And You get the phone call later, was they had to take his leg. together. So it was like we had to slowly. Once I finished rehab in Calgary, it was suggested to me that I should go to Vancouver to go to GF Strong. उस एक्सीडेंट के बाद इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया, जहाँ पे इसकी लेग और आर्म के लिए जो है ना आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को यूज किया गया. लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इस हद तक किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एम्प्लॉय को हेल्प आउट करे. You know, forget about the old you. That's not there anymore. If you can learn to forget about him and focus on the new you, you'll be able to move forward. And that was the best advice I had. After that, it was I'd find a goal and then I'd attack that goal, and that was the reason why I decided to come back to work, because I was in a new me, new goals to set and achieve. With work, when Mike would come and visit me, it was always, we'll always have a spot for you, and he'd always ask me, what's your plans? Do you want to come back to work? Do you want to just, you know, not work? And I was like, oh no, I want to come back to work. It was just a matter of what it was going to be. Like, it was so unknown at the time, but it was good to know that I was going to be looked after. When Mike was ready to come back to work, he was gung-ho. I was keen too, right? It was exciting, it was great. And with WorkSafe BC and the Return to Work program, it's there for a reason. And at the time, I didn't understand it. You know, I thought, oh, this is restrictive, right? You know, they said, you know what, you need to slow down. You know, there's precautions, there's steps that you need to take, there's plans that, and I always thought it was not, I'm like, that's not me. And now that I look back, I'm glad that they approached me and they, you know, they came up with a plan for me. They really looked out for my well-being, and I didn't see that at first, and now I'm in the situation I am. I do see that was, the first step was going to work. I had no idea what I wanted to do. Good for him. An injured worker, that's Properly. I need. अब हम इन दोनों एक्सीडेंट्स को ज़हन में रखते हुए बेसिकली जिस नतीजे पे पहुंचना चाह रहे थे, या जो रिज़ल्ट हमें मिलना था, वो ये था कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट, लाजमी जुज़ बनाने के लिए 3 रीजंस हैं. पहली रीजन इसके अंदर वो है मॉरल रीजन. मॉरल रीजन एक लोएस्ट वैल्यू रीजन कंसीडर की जाती है, या इसको लोएस्ट वैल्यू रीजन शुमार किया जाता है. उसके पीछे एक रीजन है. उसके पीछे रीजन ये है, मॉरल वो रीजन है जिसके लिए आपसे टेक्निकली पूछा नहीं जा सकता. कैसे पूछा नहीं जा सकता? फॉर एग्जाम्पल, किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट. अब जो उसको हॉस्पिटल ले गए या जो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, दोनों में से किसी से पूछा नहीं जाएगा. सिर्फ किसी ने अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए इसको परफॉर्म किया, किसी ने अखलाकी फर्ज समझते हुए परफॉर्म नहीं किया. दूसरा रीजन हमारे सामने आता है लीगल रीजन. लीगल रीजन की रीजन है फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी नहीं करते हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, बावजूद इसके आपको लीगल रीजन को लाजमी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देन वी हैव फाइनेंशियल रीजन. फाइनेंशियल रीजन टेक्निकली लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हुआ है, तो माली तौर पर उसको
प्रॉब्लम। तो बेसिकली 3 रीजन हमारे सामने आई, एक मॉरल, एक लीगल, एक फाइनेंशियल, जिनकी वजह से हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। ये जो हमारा पहला रोल था, हमने पहला पार्ट था कि हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हमारे सामने 3 रीजंस आई उन एक्सीडेंट्स को देखते हुए, एक मॉरल, एक लीगल और एक फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल रीजन को इकोनॉमिक रीजन भी बोलते हैं और लीगल को सोशल रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे हम एलिमेंट मॉड्यूल 1 इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली, के मैनेजिंग सेफली में आपका किरदार कैसे असरअंदाज हो सकता है, आपका किरदार किस तरह उसके अंदर बेहतरी ला सकता है, या आप किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हुए परफॉर्म करेंगे। बीइंग मैनेजर, कोर्स का नाम मैनेजिंग सेफली, तो नाम से जाहिर है मैनेजरियल जॉब के लिए ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखें, यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी, तो आप सेफ्टी की पहली लाइन में होंगे, नो डाउट। देन कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस एंड इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी कल्चर। अब वो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं किस चीज के लिए, आप जिम्मेदार हैं कि आपने डिसीजन एट द टाइम ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपने एट द स्पॉट डिसीजन लेना है। और याद रखिएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी अगर 2 चीजें आपके अंदर डेवलप ना कर सके, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बीइंग इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर 2 चीजें अगर नहीं ला सका, एक डिसीजन मेकिंग पावर, दूसरा लीडरशिप क्वालिटी, तो फिर आपको इस मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू हैव टू लीड पीपल, आपको नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करना है। दूसरी बात, आपकी अगर डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो ऐसी सूरत में आपसे जब जब हादसात होंगे तब गलत फैसले होंगे और उन गलत फैसलों के नतीजे में मजीद हादसात हो सकते हैं। और आप ये डिसीजन लेते हैं, अगर आप लॉ देखेंगे तो लॉ जो है टेक्निकली, जिसको लीगल रीजन भी बोलते हैं और लॉ भी है, तो टेक्निकली जो आप लॉ देख रहे होते हैं तो लॉ 3 तरह के, एक आपका इंटरनेशनल लॉ होता है जस्ट लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। देन वी हैव सेकंड वन नेशनल लॉ एंड थर्ड वन ऑर्गेनाइजेशनल लॉ। अब इन तीनों लॉज को हमें देखना पड़ता है और इन्हीं तीनों के ऊपर अमल पैरा भी होना पड़ता है। लेकिन इन सब की जो फाउंडेशन है, वो जो बुनियाद है, वो सब की सेम है। आगे चलते हैं। अब आगे अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पर आगे चलने से पहले 2 चीजों के अंदर फर्क वाजे करना लाजमी है। पहली चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज होगी अकाउंटेबिलिटी। अब जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की आम बोलचाल में, आम मामलात में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो आपके जिम्मे लगाएगा और आपने करना है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई भी काम आपके जिम्मे लगाया गया लेकिन इजाफी इख्तियार भी आपको दिया गया, तो ऐसी सूरत में आपसे पूछा भी जाएगा। इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल और अकाउंटेबिलिटी। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल वर्कर सब काम कर रहे होते हैं लेकिन पूछा सुपरवाइजर से जाता है। उसकी रीजन ये है, वो अकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि उसको इजाफी इख्तियार उनकी सुपरविजन का भी सौंपा गया है। लेकिन याद रखिएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी। हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई भी बंदा जिसको कुछ भी जिम्मेदारी दी गई है तो वो अकाउंटेबल है।
कहता है मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी, द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल। वो कह रहा है कि मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं दे सकता, उसके लिए उसी से पूछा जाएगा, उसी के लिए उसी का एहतसाब होगा। अब इस कोर्स के अंदर एलिमेंट 1 इंट्रोड्यूसिंग तारफी एलिमेंट था, मॉड्यूल था, जिसके अंदर सिर्फ इसी बात पे जोर दिया गया कि चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। ये कोर्स आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज, नाउ व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू, कब आपने किसी भी हालत में, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले डिसीजन मेकिंग की बात की कि आपने कब क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर इस चीज को ये फैसला करने की सलाहियत आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव नाउ वेदर एन इशू नीड्स योर अटेंशन और द अटेंशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ये बड़ी अहम बात है कि आप इस चीज का भी तयन करेंगे कि आया जिस सतह का, जिस लेवल का ये इशू है, क्या आप उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लेंगे या उसके लिए आपको एक सीनियर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर बिल्कुल मामूली सा इंजर्ड हुआ है, LTI हो जाती है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो जाती है, कुछ देर के लिए इंजर्ड हुआ और बाद में बेसिक फर्स्ट एड के बाद ठीक हो जाता है, वो आप अपने ओन पे हैंडल कर सकते हैं, रिपोर्ट आप करेंगे लेकिन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वर्क प्लेस के ऊपर ऐसा डिजास्टरस एक्सीडेंट हुआ कि कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आप हैंडल नहीं करेंगे बल्कि आपकी अटेंशन सीनियर मैनेजमेंट की तरफ लाजमी जाएगी। अब इसके अंदर कुछ क्विज हैं, लास्ट ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है। अब कुछ क्विज इसके अंदर मौजूद हैं, तो इन क्विजेज में कुछ स्टैट्स की बात करेगा। टेक्निकली हेल्थ एंड सेफ्टी एक क्वालिटेटिव थिंग है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसको जब भी मेजर किया जाएगा पास्ट रिकॉर्ड्स पे या स्टैटिस्टिक्स की, जो मैथ्स की एक ब्रांच है, उसकी हेल्प लेके इसको मेजर किया जाएगा। अदरवाइज इसको इस तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे पास एनीहाउ। यहाँ पे जो स्टैट्स आएंगे, जो शुमारियात आएंगे, उनको हम किसी भी सूरत याद नहीं कर सकते। उसकी रीजनिंग ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अपने अपने स्टैट्स हैं, और ग्लोबली इट माइट बी पॉसिबल कि अभी जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, ये कोर्स लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब आप जब आप स्टैट्स देखें या तो वो उससे बेहतर हो चुके होंगे या इससे बदतरीन हो चुके होंगे। तो ऐसी सूरत में हमें स्टैट्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कोर्स के साथ जो है जोड़े रखने के लिए ये कोशिश की गई कि कुछ क्विजेज और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहें ताकि आपकी अटेंशन जो है वो डेवलप रहे। देखें, ये कहता है ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट आर डिजीज। राइट आंसर चूज करने पे 2.3 मिलियन। देन वी हैव अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, हाउ मेनी फैटल एक्सीडेंट जिनमें जानलेवा साबित हो जाएंगे occur each year on construction site around the world। ये जी आपके इसने ऑप्शन दिया, उनमें 60,000 करेक्ट आंसर था। Across the world how many people die from work related cancer each year। वर्क रिलेटेड कैंसर बड़ी डिटेल में आगे जब हम इसके हैजर्ड्स डिस्कस करेंगे देन आपको इस बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम बिल्कुल इस कोर्स की इब्तदा में है, तो इसलिए चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे ताकि आपको किसी भी सूरत बोझ ना बने, और आप अगर पढ़ रहे हों, इस वीडियो की मदद से पढ़ रहे हों, तो आपको एक एक बात क्लियर हो। अक्रॉस द वर्ल्ड जी कितने जी 6,66,000 पीपल। In Europe alone, how many cancer deaths are linked to occupational diesel exhaust exposure। ये अब डीजल एग्जॉस्ट एक्सपोजर जो है, ये डीजल के नतीजे में जो धुआं पैदा होता है और उससे जो कैंसर होता है उसकी ये बात कर रहा है। ये 4500 ऑलमोस्ट इसने जो
MCQs में से चूज भी किए हैं, बाकी ऑप्शन इससे लो के हैं ओरिजिनल वैल्यू से। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद इन क्यूज में क्या है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है और हम उसको समझ नहीं रहे हैं। एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इन वैल्यूज को आपके सामने लाया गया है। अदरवाइज जिससे मैंने पहले बोला, हम इन वैल्यूज को इवन नीबोश लेवल 6 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में भी याद नहीं रखते, उस सेंस में उस तरह से याद नहीं रखते जिस तरह से बाकी मज़ामीन में, बाकी सब्जेक्ट्स में इसको हम याद रखते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं, जो मैंने पहले बताया कि वक्तन फवक्तन जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। आज के एलिमेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले पार्ट ने ये बात वाज़ेह की कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज क्यों की जा रही है, और दूसरे पार्ट ने बताया कि बीइंग मैनेजर हमारा रोल इसके अंदर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आगे बता रहा है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू आर हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आप बाकी भी जो काम कर रहे हैं ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर का, ऑफिसर का, मैनेजर का सिर्फ जॉब नहीं है कि वो चीज़ों को सेव करे। कोई भी वर्कर, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो किसी भी काम को सेफ और सिक्योर मैनर में करे। अब इसके फ़वाइद क्या होंगे? इनहांसिंग योर रेपुटेशन, सारी बात है। आप अगर वर्क प्लेस एक्सीडेंट फ्री वर्क प्लेसेस हैं, इंसिडेंट फ्री वर्क प्लेसेस हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो शोहरत है उसमें इजाफा होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट टेक्निकली इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की रीज़न ये है कि जब वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, इंसिडेंट नहीं होंगे, लॉस ऑफ टाइम नहीं होगा, लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में क्वालिटी, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो क्वालिटी है, वो जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्वालिटी इन्हांस करेगी। क्वालिटी इन्हांस करेगी तो आप अपनी मर्जी का प्रॉफिट भी वहां से अचीव कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। देन वी हैव रिड्यूसिंग वेस्टेज इंश्योरेंस प्रीमियम। वेस्टेज की तो समझ आ गई आपको यहाँ पे कि वेस्ट कम होगा मटीरियल को। इंश्योरेंस प्रीमियम का इशू ये है, यूके के अंदर हर चीज़ इंश्योर्ड होती है। इंश्योर्ड होने की वजह से जब आप इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं तो उसके बाद आपको उसकी प्रीमियम्स यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस की एक साथ को बोला गया, तो वो बढ़ती हैं, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगर आप एक्सीडेंट से एक एक्सीडेंट को सफ़र नियर पास्ट में करके आए हैं तो वो आपको हिट करेगा और आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्दी वर्क फोर्स, और हेल्दी वर्क फोर्स जितनी होगी, जितने लोग इस यकीन से काम करेंगे कि हमारी वर्क प्लेस हमारे लिए महफूज है, तो वो उतना ही उन लोगों के लिए अच्छा होगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन वी हैव कीप योर बिजनेस हेल्दी एंड सेफ बाय। अब हम अपने बिजनेस को हेल्दी और सेफ कैसे रखते हैं? थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है प्लानिंग वर्क कि हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने अपने सिस्टम का प्लानिंग की बात इसलिए की गई है कि प्लानिंग आपकी पहली फेज है जिसके बिहाफ के ऊपर आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है। यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी को सबसे पहले प्लानिंग फेज में डालने का मकसद यह है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को पहले दिन से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका लाजमी जुज बना लें। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम। अंडरस्टूड है? बाय लॉ भी आगे चल के, बल्कि नीबोश के अंदर भी मौजूद है, इसमें भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि बाय लॉ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन C155 और उसके आर्टिकल 12 और 20 वो बाउंड करते हैं कि
आपने बीइंग एम्प्लॉयर अपने वर्कर से हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेशन लाजमी करनी है। और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन यहां पे हम कंसीडर करेंगे शुड बी इन टू वे कम्युनिकेशन ही को हम कम्युनिकेशन तस्वर करेंगे। अदरवाइज वन वे में अगर कुछ कर रहे एम्प्लॉयर सिर्फ वो इन्फॉर्मिंग में कंसीडर हम करेंगे, वो कभी कम्युनिकेट में नहीं होगा कि जस्ट उसने बतला लिया और उसका फीडबैक नहीं लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर करके दिखाएंगे आप। सिर्फ कागजों में पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी एक फाउंडेशन है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इसके अंदर। अब एक अहम बात, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, नॉट समथिंग यू डू इन एडिशन टू योर जॉब। वो कह रहा है कि आप इसको अपने ऊपर एज एक ज्यादती, एक एडिशन अपने ऊपर मत लीजिए, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जुज है, उसका हिस्सा है। एसेंशियल पार्ट, लाजमी जुज, सिर्फ पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट कहने का इसका मकसद ये है कि वो हिस्सा जो उसकी बका के लिए लाजिम है। की लर्निंग पॉइंट्स, व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली, जो 2 एलिमेंट्स के बारे में शुरू में था। अब अगला मॉड्यूल 2 जो असेसिंग रिस्क, बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो लेक्चर में आप तक पहुंचेगा। इस लेक्चर के हवाले से, जो लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया, इसके हवाले से चंद एक बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको इसके हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी सजेशन है, उसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और बेहतर जो रास्ता होगा वो ये होगा कि आप मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल है hussanasadasdi31@gmail.com, hussanasadasdi31@gmail.com। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्यूरी, अपना क्वेश्चन, अपनी सजेशन, अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। वो है 00923315999937। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, 00923315999937। और आपको किसी भी तरह के इसके अंदर हेल्प चाहिए वो आप बताइए। उसके अलावा ये बीइंग में अप्रूव ट्यूटर और असेसर ये कोर्स रन कर रहा हूँ। इसके हवाले से ये कोर्स करने का मेरा मकसद जो है बेसिकली ये है कि आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देन आप सर्टिफिकेशन गेन करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए। रब्ता करने के बाद इसका बाकायदा जो 2 एग्ज़ाम है, एक असेसमेंट और एक रिस्क की रिपोर्ट है, ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं और पास भी करने हैं। उसके बाद आपको इंटरनेशनल आईओएस मैनेजिंग सेफली का सर्टिफिकेट फी के बाद अवार्ड किया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड के हवाले से, इन हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वालिटी ट्रेनिंग और अदर जितनी भी इससे आपस में इंटरकनेक्टेड ट्रेनिंग्स हैं, उनके ऊपर हमारी बात चलती रहेगी इन फ्यूचर बहुत सारे लेक्चर में। और मज़ीद आपसे अगले लेक्चर में बात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।